करता है। बस उसी अपलिफ्टमेंट के साथ आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक यही है कि मॉडर्न लाइफ में आयुर्वेद का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम तो माइंड में बहुत सारी प्री कॉन्सेप्ट्स लेके रखते हैं रिगार्डिंग टू आयुर्वेद, कि आयुर्वेद का मतलब कोई जड़ी बूटी होगी, कोई नुस्खा सिस्टम होगा। वैसे मोस्ट हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग के, वो जानते हैं कि आयुर्वेद इज समथिंग डिफरेंट, जो हम प्री कॉन्सेप्ट्स लेके चलते हैं। बट सबके साथ मोस्टली यही होता है कि वो लेके चलते हैं कि आयुर्वेदा मीन्स जड़ी बूटियां, नुस्खा सिस्टम, ये दे दो इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे दे दो इससे ठीक हो जाएगा। बट आयुर्वेदा इज मच बियॉन्ड 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 दैट। मैं एक ही लाइन में इसको कंप्लीट करूंगा कि ये बियॉन्ड कितना है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र जो है दैट इज चरक संहिता। चरक संहिता में 120 चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। उसमें 32 चैप्टर्स सिर्फ डिजीजेस के ऊपर हैं, सिर्फ 32 चैप्टर्स। बाकी 90 चैप्टर्स जो हैं वो सारे के सारे डिजीजेस ना हो उसके लिए हैं। इसलिए कहते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, कि आयुर्वेद क्यों रखा गया, किस लिए बनाया गया। उसका प्रयोजन ये था कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमच, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी व्यक्ति है उनके रोगों का निदान करके उसका उपचार करना। जो सेकंड पार्ट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फर्स्ट पार्ट है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज 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 बेटर, मच बेटर देन क्योर। तो क्योर की जरूरत है, प्रिवेंशन अच्छी तरह कर लेते हैं वो ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेद जो है वो बेसिकली जीवन जीने की कला ही है एक तरह से। द साइंस ऑफ लाइफ इज आयुर्वेदा, आयु वेद। तो आयु मीन्स लाइफ, वेद मीन्स नॉलेज। डीप नॉलेज अबाउट लाइफ इज आयुर्वेद। हमारा जब फर्स्ट चैप्टर शुरू होता था, जब हम कॉलेज में थे, तब तो समझ नहीं आता था, पर अब जैसे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े और भी इतने सालों का एक्सपीरियंस हुआ था, अब उसके एक एक छोटी छोटी चीजों का इंपॉर्टेंस समझ आता है कि यार ये क्यों पढ़ाते थे, हमें क्या जिंदगी में काम आएगा। कोई पेशेंट आएगा, हमसे कैसे पता लगेगा इसको ये मन का भी कोई इंपॉर्टेंस है। ये पेशेंट आएगा सिम्टम देने, दवाई देनी, चले जाना। बट अब जब हम उसको पढ़ते तो कहते पुरुषार्थ, हम जीवन में आए हैं तो पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ लिखे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मोक्ष अल्टीमेट हमारा पुरुषार्थ का फाइनल स्टेप है। इन चारों की जो पुष्टि है, जो इसकी पूर्णता है, वो कब होगी, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। शरीर का मतलब शीर्यते इति शरीरम, जो हर क्षण मिट रहा है वो शरीर है। तो जो मिट रहा है तो उसको भी क्या करना है, जो शीर्यते इति शरीरम, जो घट रहा है, जो मिट रहा है वो शरीर है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ताकि जो हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए मोक्ष मुक्ति। जैसे गुरुजी बोलते हैं क्यों पोस्टपोन करते हो अगले जन्म के लिए, अभी कर लो ना। सेम उसको पूर्ण करने के लिए आपको शरीर शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब ये स्वस्थ की परिभाषा भी हमारी बहुत डिफरेंट है। हम मानते हैं जब कोई बीमारी नहीं होती तो हम हेल्दी होते हैं, इजंट इट। हमारे मन में कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बीमारी नहीं, रिस्पेक्ट, पहले यही डेफिनेशन थी। आयुर्वेद बोलता है समदोषा समधातुष अग्निमल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ विदित। स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है जब आपके तीनों दोष, अग्नि, कठर की अग्नि, पेट की अग्नि, और सारे जो टॉक्सिन्स हैं, जो स्वेट है, यूरिन है, स्टूल है, ये सब अपने अपने बेस्ट बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं और बॉडी उसको बैलेंस कर रही है। और लास्ट में लिखते हैं प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना। जब आत्मा, इंद्रियां और मन, इनका एक रिदम होता है, लय होता है, वो प्रसन्न चित होती है, तब कंप्लीट स्वस्थ होता है। तो हम सिर्फ ये मानते हैं कि डिजीज नहीं तो हम ठीक हैं। हाँ, गुरु जी की कृपा से मुझे शायद इसका मिला है, शायद हमारा काम धंधा भी यही हो गया अब तो, कि हम जो भी आते हैं नब्ज ढूंढ के बता देते तुम्हें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा काम ही यही है। हर कोई सोचता है कि हम पूरी पूरी तरह से हेल्दी हैं, क्योंकि अब मैं सवेरे शाम सैर करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, खाना पीना ठीक है, पेट साफ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। उस दिक्कत को बैलेंस करने से कंप्लीट हेल्थ की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने हेल्थ की डेफिनेशन सिर्फ बॉडी लेवल पे रखी थी। तो ये कंप्लीट चैप्टर को, स्वस्थ को समझने के लिए हम इसको 3 फेज में समझेंगे। तो पहला फेज क्या होता है कि बेसिकली आयुर्वेदा मीन्स रिदमिक विद द नेचर, प्रकृति के साथ चलना। प्रकृति भी कैसे है, 3-4 एस्पेक्ट्स में उसको हम कवर करेंगे। एक तो हमारी पर्सनल नेचर, हमारा जो पर्सनल नेचर है प्रकृति, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम अपनी नेचर को समझते ही नहीं। एक ही घर में 4 मेंबर्स हैं, चारों के चारों के पीछे यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक दूसरे को अपने जैसा समझते हैं, ये सब सेम ही तो है। एक आदमी घर में आलसी बहुत है, जो बिल्कुल आलसी नहीं होगा उसको टोकता रहेगा, और जो आलसी है वो ये सोचता होगा इनको जल्दी किस बात की पड़ी हुई है।
वो प्रकृति का डिफरेंस है। जब हम समझते नहीं तो एक दूसरे के पीछे पड़े रहते। दूसरा है मदर नेचर, जो सदैव हमारी खुशी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कार्यरत है। तो मदर नेचर के हिसाब से अपने जीवन को चलाना, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा है एज के हिसाब से, हम एज के साथ अपनी अपनी चेंजेस करें तो हमारा सिस्टम और बेटर होता चलेगा, जो हम करते नहीं। और फोर्थ एस्पेक्ट इज ड्यूरिंग द डे टाइम, जो डे का रेजीम है वो है। आयुर्वेद बोलता है चिकित्सा किस तरह से होती है, आहार से, विहार से और औषधि से। तो अगर पहले दो पॉइंट्स को हम अगर कवर अप करना शुरू कर दें, आहार और विहार, डाइट एंड लाइफस्टाइल, तो औषधि की जरूरत ही नहीं होती। हम औषधि के पीछे भागते हैं, डॉक्टर साहब को दवाई बता दो, अरे पहले पूछो तो सही, बिकॉज दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर डाइट एंड लाइफस्टाइल। फिर मेडिसिन है, तो वो तो फिर एलोपैथी डॉक्टर सबसे अच्छे हैं। आपने कुछ भी नहीं पूछना, आपने कहा मेरी शुगर इतनी बढ़ गई, दवाई खाओ, बस। तीसरा क्वेश्चन ही कुछ नहीं, शाम को थोड़ी सैर किया करो, मीठा ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, करोगे ठीक, नहीं करोगे डोज बढ़ा देंगे। फिर आयुर्वेद के पास आने का क्या फायदा हुआ? आयुर्वेद के पास आना है तो हम जड़ को ठीक करें। समझना जरूरी है कि किस एज में आपको डायबिटीज हुई है, क्यों हुई है। आजकल यंगस्टर्स को बहुत जल्दी होने लगी ड्यू टू सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जब हम अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करना चाहते तो हम 4 बीमारियों से जुड़ेंगे, और सारी मेडिसिन, जितनी लाइफस्टाइल डिजीज, सारी उम्र की दवाइयां हैं, उनके अपने अलग से साइड इफेक्ट्स। हम तो कहते हैं कि डॉक्टर हेल्थ नहीं दे सकता, हेल्थ आपको फ्री में मिली हुई है, इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो हम अपने सिस्टम्स को नहीं समझते। तो पहला एस्पेक्ट हम लेते हैं अपनी बेसिक प्रकृति को समझने का। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी जो बेसिक प्रकृति है वो 5 तत्वों से बनी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज 5 एलिमेंटल बेसिस: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ द एलिमेंट विच डोमिनेट्स इट बिकम्स द नेचर। तो जिस तत्व का मात्रा से हम पैदा होंगे, उसी मात्रा के हिसाब से हमारा जीवन चलेगा, उसी एलिमेंट के हिसाब से चलेगा। तो बेसिकली तो 3 ही एलिमेंट है, वात, पित्त, कफा। जिसमें वात बनता है आकाश और वायु एलिमेंट से, पित्त बनता है अग्नि से, और पृथ्वी, कफा इज पृथ्वी एंड जल तत्व। इन दो कॉम्बिनेशन को कहते हैं वात, पित्त, कफा। तो वात, पित्त, कफ के हिसाब से अगर हम अपने बॉडी के सिस्टम्स को समझें तो बहुत इजी होगा। वात वाले कैसे होते हैं? हवा वाले। हवा कैसी होती है? हल्की। तो जितने भी वातज प्रकृति के होते हैं वो हल्के, दे आर लीन, दे डोंट हैव वेट गेनिंग टेंडेंसीज। उनके अंदर वेट गेन करने की कोई क्षमता नहीं होती। गांधी जी इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वातज प्रकृति। एक्चुअली प्योर वाता जो चरक संहिता में लिखा है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो विकृति माना गया, विकार है। तो ये कॉम्बिनेशंस में चलते 7 तरह की प्रकृतियां हैं: वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो मैंने अभी वातज प्रकृति नहीं देखी है, प्योर कफा भी आजकल नहीं देखा, और सम वाले तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में मिलते हैं, बट मोस्टली जो कॉम्बिनेशन है वो पित्त के साथ सारे मिलते हैं, पित्त वातज मिलते हैं। तो गांधी जी इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड वातज प्रकृति। उनको सारी उम्र यही टेंशन होती है मेरा वेट गेन नहीं होता। दे आर हाइपर एक्टिव, कभी भी भूख हड़ताल कर सकते हैं, उनको भूख मिली ही नहीं है। तो ये वातज प्रकृति। जब आप वायु वाले को समझते हैं वो टिक के क्यों नहीं बैठता, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर वात है। उस वात की वजह से वो टिक के बैठ ही नहीं सकता, उसका पैर हिल जाएगा। वो मूवमेंट चाहिए, उसको चेंज चाहिए, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। स्टेबिलिटी नहीं है, हवा चलती रहती है, उसको भी मूवमेंट मिलती रहती है। पित्त वाले कैसे? देखने में सुंदर, एक्टिव, जोश से भरे हुए, तेज स्वभाव, गुस्सा जल्दी आता है, सेंसिटिव नेचर, हमेशा एक्टिव, मॉडरेट बिल्ट, ना मोटे ना पतले, बीच की स्टेज के। जितने भी फिल्म स्टार्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में तक और पंजाबी इंडस्ट्री में मिलते हैं वो है। साउथ वाले जो होते हैं वो थोड़े से कफा वाले ज्यादा होते हैं, उनके वहां पर सिस्टम डिफरेंट है, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है हेल्थ का। सो दैट इज व्हाई साउथ में थोड़ा डिफरेंट मिलता है। हमारे नॉर्थ में जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, लीडर्स हैं, दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज। पित्त वालों में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनका कमांड बहुत अच्छा होता है, उनको प्रूव करना है हमेशा, तो इसलिए थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं और थोड़ा ईगो प्रॉब्लम जल्दी होता है उनके साथ। लेकिन ये तो मन के विकार है। शारीरिक स्तर पे दे आर मॉडरेट बिल्ट, ना मोटे ना पतले, बीच की स्टेज के। कफा, दे आर बल्की, कूल, काम, लेजी। वो आलसी मिलेंगे, उनको हवा पानी घी की तरह लगता है, जितना साउथ इंडिया में इंडस्ट्री है। और बहुत अच्छे एग्जांपल समझना है तो मुकेश अंबानी, अमित शाह, रतन टाटा, थोड़ा ए.आर. रहमान भी, ये सारे वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटीज है जो वाटर एलिमेंट वाली है। कूल, काम, वो कोई जल्दबाजी में फैसला लेते ही नहीं। आप उनके चेहरे का एग्जाम्पल देखो, उनके एकदम से स्माइल बनी रहती है और ठंडक सी झलकती है, पीछे क्या चल रहा है वो उनकी अपना टैलेंट है। लेकिन जो बॉडी टाइप है
उसमें है वो बहुत क्विक डिसीजंस नहीं लेते, पातज और तज वाले लेते। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारा सिस्टम चलता है। तो उनको सारी उम्र यही चिंता होती है कि वेट रिड्यूस नहीं होता, जितना मर्जी एफर्ट कर ले, अगर हो जाता है छोड़ते ही दोबारा बढ़ जाता है। सो दीज आर द 3 बेसिक बॉडी टाइप्स। इसी के हिसाब से अगर हम अपना आहार और विहार को समझ करके अपना जीवन गुजारें तो हम वैसे ही हेल्दी रहने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी नेचर को नहीं समझते और इसलिए हम चेंज नहीं करते। घर में अगर 3 डिफरेंट प्रकृति के लोग हैं, तीनों का फूड का पैटर्न डिफरेंट होगा, डाइट का पैटर्न डिफरेंट होगा, लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, थिंकिंग डिफरेंट होगी, इसलिए वो आपस में मोस्टली क्लैश करते हैं, क्योंकि विचार ही नहीं मैच करते। अगर हम अपनी प्रकृति को समझें, अंडरस्टैंड करें और एक्सेप्ट करें ये ऐसा ही है, तो आधे तो घर के झगड़े वैसे ही खत्म हो जाए। और जहां इकट्ठे पित्त वाले हो जाए वहां तलवार जल्दी चलती है, बिकॉज उनकी ईगोज बहुत जल्दी क्लैश करती हैं। वाटर वाले दे आर बेस्ट इन बॉडी टाइप्स, मेरा पर्सनल बिलीफ है। आई एम नॉट वाटर एलिमेंट, बट मैं ये मानता हूँ वो दिखने में खाते पीते घर के दिखते हैं, बट दे आर द बेस्ट इन बॉडी टाइप्स बिकॉज दे हैव एडजस्टिंग नेचर। वाटर का गुण क्या है, जिस बर्तन में डालो वैसी क्वालिटीज वो गेन करता है। पानी वाले वो कहीं भी जाते हैं बड़े जल्दी मस्त होके रच जाते हैं, तो उनके अंदर एडजस्टिंग नेचर है, तृप्त भावना होती है। अपना एक अलग टैलेंट है, उन्होंने अतृप्ति गेन कर ली, कुछ क्रिएट कर लिया, बट बेसिक नेचर वाइज दे आर द बेस्ट इन देयर बॉडी टाइप्स। तो ये उनका है बेसिक बॉडी टाइप। तो सारी बॉडी टाइप्स अच्छी हैं, पर बेस्ट जो होती है वो मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है कि कफा दे आर द बेस्ट। खाने पीने के शौकीन होते हैं, मस्त होते हैं, कूल रहते हैं, तृप्त रहते हैं, कोई ज्यादा फीवरिशनेस नहीं होती। 90% मार्क्स आ सकते हैं लेकिन 70 में खुश हैं, तो क्यों मेहनत करनी। एक एस्पेक्ट पे देखे तो तृप्ति भी है, लेकिन एक सर्टेन एज में अगर वो बच्चे में आ जाए तो बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो अगर उसके हिसाब से हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो हम वैसे ही हेल्दी रहने वाले हैं। अब जैसे वायु वाले प्रकृति के लोग हैं, उनको क्या पसंद होता है, उनको बेसिकली पसंद होता है खुश्क चीजें, क्रिस्पी चीजें, जिसे खाने से आवाज आती है। नमकीन, भुने हुए चने, पापड़, चिप्स, क्रिस्पी चीजें। और राजमा, चने, मटर जो वायु बढ़ाती हैं, उनको वही अट्रैक्ट करती है। पित्त वालों को हॉट, स्पाइसी, चिली, जंक, फ्राइड, बेक्ड, फर्मेंटेड, ये चीजें उनको पसंद आती हैं। कफ वालों के लिए तो वैसे सब कुछ ही अच्छा होता है, उनके टेस्ट और फ्लेवर के ऊपर उनको हर चीज का टेस्ट होता है, बट बेसिकली दे आर मोरली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्वीट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली बनानास। एंड द बेस्ट टाइम पास इज रेस्ट। कभी भी उनको बोलो सो जाओ तो सो सकते हैं। तो वाटर एलिमेंट दे आर कूल। तो ये अपनी अपनी बॉडी टाइप को, इन चीजों को उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यही चीज उनको अट्रैक्टिव करती है। अब वाटर एलिमेंट वाले को दही बहुत फेवरेट होता है, पनीर बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, हैवी वाली चीजें। वो अगर उनके सामने समोसा पड़ा और गुलाब जामुन पड़ा तो पहले गुलाब जामुन उठाएंगे, वायु पित्त वाले पहले समोसा उठाएंगे। ये उनका बॉडी टाइप का पैटर्न है। उस पैटर्न को समझते हुए अति से बचना है। तो ये जो बेसिक बॉडी टाइप का कॉन्सेप्ट है डाइट का, वो ऐसे ही समझना पड़ेगा कि अपने आहार में वो चीजें को थोड़ा सा बैलेंस करके चले। अब हॉट, स्पाइसी, चिल्ली, जंक, फ्राइड, बेक्ड पित्त वालों को सबको पसंद है, तीखा पसंद है, और वो इसलिए अट्रैक्ट, उनकी बॉडी में पित्त बढ़ता है, इसलिए वो उधर अट्रैक्ट भी होते हैं। अगर उसको थोड़ा बैलेंस करें, कम करें, तो हमारा सिस्टम बेटर वे से वर्क करेगा। दस पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स उनको जल्दी होंगे। कफ वालों को कफ के रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, और वात वालों में और हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी। वात वाले बहुत जल्दी ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनका वाता, उनको हाइपर एक्टिविटी जो है वो उनको हमेशा मूवमेंट में रखती। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रकृति का, ये बहुत जरूरी है बचपन से ही समझना। 5 से 6 साल में लगभग लगभग प्रकृति क्लियर होने लग पड़ती है बच्चों में भी, कि ये इस बॉडी टाइप का बनेगा, इस तरह के जाने की टेंडेंसीज हैं। कई बार बहुत छोटे बच्चों का भी क्लियर हो जाता है, पर वो बच्चे बहुत जल्दी शेप ले रहे होते हैं 1-2 सालों में, तो और क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन 3-4-5 ईयर्स के बाद अगर समझ करके उसको वैसे ही करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, मैं उनको चैलेंज देके भेजता हूँ, तो भी इतने सालों बाद दोबारा इस काम के लिए मत आना कि डॉक्टर साहब मेरा वेट रिड्यूस करना है। आज आपको बता दिया कि इतने सालों के बाद आपका वेट गेन होगा, वो होता है। देखो कितने बच्चे, एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए तो आके मेरे पास बैठ गए। मैं कहा, हाँ जी जी, आप नब्ज दिखाने आए? कहते नहीं जी, मैं एक बात करने आया हूँ। अच्छा जी, करो जी। कहते जी, हम आपके पास ना 4 साल पहले आए थे, 3-4 साल पहले। अच्छा जी, आए थे। कहते जी, तब हमारा बच्चा 3 साल का था, हमने कहा था सेहत नहीं बनती, तो आपने कहा था 3-4 साल बाद दोबारा उल्टे के लिए आओगे। मुझसे कहा होगा जी, मुझे कहाँ याद रहता है। कहता जी, अच्छा जी। मैं कहा, आपने कहा था? मैं कहा, अच्छा जी, कहाँ होगा? कहता, हम आ गए जी। तो उसने लड़के को बुलाया, 8-9 साल का लड़का था, हैवी। तो वहां उनको सारा लाइफ, डाइट, लाइफस्टाइल उनको चेंजेस करने को बताया कि इसके पीछे नहा धो के पड़े रहो, हाथ धो के नहीं पड़ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी लेजी होने की वजह से वेट गेन बहुत जल्दी करते हैं।
अपनी प्रकृति को अगर सम टाइम पे समझें तो आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं कि इस स्टेज में इनको गेन करना है, उससे पहले इनके लाइफस्टाइल में आलस खत्म कर दो। ऐसे पित्त वालों को भी अगर समझ जाए कि पित्त वाले रहने वाले, तो इनको चटपटी चीजों के थोड़ा बचा के रखना है और थोड़ा-सा उनको मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जल्दी लेके आना है, ताकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फीवरिशनेस ब्रेन में ना क्रिएट करें हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए। वायु वालों को संयम रहना सिखाना पड़ेगा। उनको ऑयल से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑयल इज़ द बेस्ट वात शामक, बेस्ट। जब भी वायु के डिसऑर्डर्स होते हैं तो मसाज, अभ्यंगा इज़ द बेस्ट। रात को नींद नहीं आती तो मालिश करने से शांत होती है, क्योंकि वो वाता बड़ा होता है जब नींद नहीं आती। उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ऑयल और घी से दोस्ती करनी ज़रूरी है। पित्त को बैलेंस करने के लिए घी, हाँ, यहाँ अब ज़रा झटका लगता है। घी कैसे हो सकता है? घी तो वो डॉक्टर अच्छा मानते नहीं है। लेकिन घी इज़ द बेस्ट पित्त शामक, बेस्ट पित्त शामक। पित्त के रिलेटेड डिसऑर्डर्स में घी बेस्ट माना जाता है। ठंडा होता है वो, हम गरम समझ के खाते नहीं, ये गरम है, ये है, वो है। लेकिन जो पित्त के बैलेंसिंग है वो घी से सर्वश्रेष्ठ होती है। तो सबसे बेस्ट टाइम कौन-सा है उसको खाने का, वो मैं नेचर में दोबारा आऊँगा। तो उस वक़्त उसको यूज़ करना है कि कैसे करना है। और कफ़ा के लिए हनी या गुड़। गुड़ इज़ कफ शामक। वो हम सोचते हैं मीठा है, वो मीठा नहीं है, वो खट्टा है। उसका उसका जो मेन विपाक है दैट इज़ खट्टा। खट्टेपन की वजह से वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसलिए खाने के बाद ज़रूर गुड़ खाना चाहिए। दैट इज़ कफ शामक। आपको आलस नहीं आने देता, डाइजेशन को बूस्ट अप कर देता है। तो गुड इज़ द बेस्ट कफ शामक ड्रग, अगर हम समझें। तो ये 3 चीज़ें हम अगर लाइफ में जोड़ें, तो हमारा सिस्टम और बेटर बाय डे इम्प्रूव हो सकता है। अब तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज़ द बेसिक बॉडी टाइप, जो हम कभी जानते नहीं, समझते एक जैसे ही हम सब लोग। पर वी आर मेरे पास दिखते तो मुझे 7 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ दिखती हैं हमेशा। तो एक जैसे को हम जज कर ही नहीं सकते। हाँ, वहाँ से हमें एस्टिमेट हो जाता है, अब ये बच्चा आ गया कि ये करने वाला, भी ऐसा बोलेगा, इसे ऐसा बोलेगा, तो अपने आप ही वो समझ आना शुरू होता है, उसको ऐसा करवाएगा। तो देख के पता लग जाता है इतने सालों बाद ये गेन करने वाला है। अभी तो दिख रहा है कि ये ऐसा है, इतने सालों में गेन करेगा, इतने सालों में ये रिड्यूस होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा पतला ही। तो ये बॉडी टाइप्स के कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट है इस नेचर को मदर नेचर के साथ जोड़ के रखना। मदर नेचर हमेशा हमारी वेल बीइंग के लिए काम करती है। लेकिन हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, तो हमने अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली क्रिएट कर ली जो अगेंस्ट नेचर जाती हैं। और हमारे स्पेशली जहाँ हम रहते हैं, मिसली नॉर्थ इंडिया में, वहां तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 तरह के सीजन्स होते हैं। बाहर बाहर जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, डीप फ्रीजर्स हो गए, कोल्ड स्टोरेजेस हो गई, वो सारे के सारे जो हैं, वो वहां के लिए अच्छे हैं, क्योंकि वहां 2 ही सीजन होते हैं, ठंड होती है या भयंकर ठंड होती है। 2 ही सीजन्स है वहाँ। हमारे यहाँ तो 6 सीजन है। वी आर द ब्लेस्ड वन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी लैंग्वेज एटीट्यूड के आसपास सब लोगों को 6 सीजन्स मिलते हैं। और हमारा शास्त्र भरा ही 6 सीजन्स में। साउथ में जाएँगे तो वहाँ शीत ऋतु मिलती ही नहीं है। वहाँ ठंड पड़ती नहीं हमारे जैसी, जैसे हमारे यहाँ जितनी फ़ील हो रही है। वहाँ पर तब भी जाएँगे तो पंखा चल रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नेचर के साथ क्या होता है, बेसिकली नेचर समझने का मतलब है कि सन रेज़ चेंज हो रही हैं। हम सारा जो सृष्टि का जो दारोमदार है, वो चलता किस पे है? सूरज के बेस पे चलता है। और सूरज की रोशनी जो है, वो हर सीज़न के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। आज से 6 महीने पहले जो सूरज की रोशनी थी, आज की रोशनी में फ़र्क है। अगले 10-15 दिन बाद हम इसको भी तरसेंगे, क्योंकि और धुंध पड़ने वाली है और ठंड पड़ेगी, वो मिलेगा ही नहीं। इसमें हमारे डाइजेस्टिव फायर के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है। डाइजेस्टिव फायर इज़ द की पॉइंट टू ऑल द डिजीज़ेज़। आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है, आप हेल्दी हैं, आपकी डाइजेस्टिव फायर लो है, आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा खा लो, जो मर्ज़ी न्यूट्रिशन ले लो, आपका सिस्टम डाउन ही रहने वाला है। इसलिए डाइजेस्टिव फायर को अगर जब हम तक नहीं समझेंगे तो दिक्कत रहेगी रहेगी। हम लोग मॉडर्न साइंस से कुछ चीज़ें लेके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ़ के साथ, जो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिसर्च हो रही है यूरोप में, जहाँ 2 ही तरह के सीज़न हैं। थोड़ी अमेरिका में हो रही है, कुछ कहाँ हो रही है। वहाँ की सीज़न हमारी सीज़न में डिफरेंट है। तो वहाँ कहते हुए इस चीज़ में इतना प्रोटीन है, ये अभी खाना चाहिए, ये सब 12 महीने खाने लग पड़ते हैं हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको कोई नहीं पूछता था, अलसी, फ्लैक्स सीड्स, कोई नहीं पूछता था, आज फ्लैक्स सीड सबके लिए अच्छा होगा कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 है। और हमारा जो कांसेप्ट था, वो हम यूज़ कब करते थे अलसी और तिल? सर्दियों में। हमारे जितने भी ऋतुएँ हैं, उनके अपने अलग-अलग व्यंजन हैं, अलग-अलग त्योहार हैं, और दे आर ऑल साइंटिफिक इन नेचर। हम लोग अलसी समझ के हार्ट के लिए अच्छी है, 12 महीने खाने लग पड़े। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम।
अब आप सोचो, अलसी सब मानते हैं, हमारे इंडिया में एक प्लस पॉइंट हमें संस्कारों में क्या मिला, गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट, जहां पर अभी मॉडर्न साइंस नहीं पहुंची है कि गर्म चीज भी होती है, ठंडी चीज भी होती है तासीर में। लेकिन हम इंडियंस आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमें बचपन से सिखा दिया जाता है ये गर्म है, ये ठंडी है, इसको इस तरह से खाना है, इसको इस तरह से खाना है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, हमें इतना तो पता है कि अलसी गर्म होती है। अब आप सोचो, अलसी का गुण हम पढ़ते हैं हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम खाते कब है, 12 महीने। अब फॉर एग्जाम्पल, ग्रीष्म ऋतु है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, और हम उसको डेली अलसी खा रहे हैं, और हम वैसे ही पित्त प्रकृति के हैं, तो हमारा पित्त तो सिर पे चढ़ेगा, मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे अगर पित्त ज्यादा सिर पे चढ़ गया, तो गुस्सा बढ़ जाएगा, इरिटेशन बढ़ जाएगी। तो वो कॉन्सेप्ट बैठता ही नहीं है, क्योंकि वो बना ही सर्दियों के लिए है। उसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो एब्जॉर्ब होंगे हमारी डाइजेस्टिफायर के लिए, उसके लिए जितनी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिफायर चाहिए, वो मिलती ही विंटर्स में है। समर्स में क्या होता है, सूरज तेज होता है, उसका जो तीखापन है, वैसे हमारी भूख कैसे होती है, तीखी सी होती है, थोड़ा सा पेट भर जाता है। इसलिए उस मौसम में नेचर हमें कौन सी वेजिटेबल्स देती है, घिया, टिंडा, तोरी, पंपकिन, ये सही सब्जियां कैसी हैं, पचने में हल्की, वो आपका पेट नहीं करती, लेकिन आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ाए रखती है, लाइफ फोर्स एनर्जी हाई रखती है, क्योंकि उसको पचने के लिए डाइजेस्टिफायर ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए। इसलिए विंटर्स में वो वेजिटेबल आती है। हमारे बेसिकली दो ही सीजन लेते हैं, गर्मी और सर्दी। अब जब दिवाली होती है तो दशहरा होता है, तो नवरात्रास आता है, उसके बाद शिफ्ट होता है। तो नवरात्रास आर बेसिकली द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट सीजन, दैट इज द हेल्दी सीजन। तो दशहरे के आसपास वाले जो नवरात्रास हैं, दे आर हेल्दी, उसमें हम हेल्दी चीजें खाना शुरू करते हैं। और जो मार्च वाले नवरात्रास होते हैं, वो सर्दी से गर्मी की तरफ, तो हमारा स्ट्रॉन्ग डाइजेशन से स्लो डाइजेशन की तरफ जाना है, वो नवरात्रास में हैवी नहीं होता, हमारे ये वाले हेल्दी होते हैं। तो नवरात्रास आर बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टू सीजन्स, एक सीजन से दूसरे सीजन शिफ्ट होने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना। उसी वजह से फूड पैटर्न्स हमें शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो मौसम के हिसाब से अगर हम खाना शुरू करें, तो हमारा सिस्टम बहुत बेटर हो जाएगा। बरसातों में भूख कैसे होती है, तीखी सी, अजीब सी हो जाती है, और थोड़ा सा खाते ऐसे लगता है कि सड़ गया खाना, अंदर फर्मेंटेशन में चले जाता है, अगर आपका डाइजेस्टिफायर अच्छा नहीं है। इसलिए उस वक्त चटपटी चीजें खाने का भी मन करेगा, पकौड़े खाने का मन करेगा, तला हुआ खाने का मन करेगा। एक दिन तो बॉडी एडजस्ट करेगी, अगले दिन वो भी जवाब दे देगी। लेकिन हमारा रोज मन करता है, जब हम मन के हिसाब से खाएंगे, तो हमारा डॉक्टरों का काम धंधा बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि हम आधी दुनिया तो हमारे लिए कमाने निकली हुई है। तो वो यही सोच के चलते हैं, भाई चलो कोई नहीं, दवाई जरूरत पड़ेगी दवाई खा लेंगे, जरूरत पड़ेगी दवाई खा लेंगे। तो वो लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करना चाहते, मन के हिसाब से करे, बड़ा मन कर रहा था कि शरीर को चाहिए। जब हम एक लाइन में, मुझे एकदम कोट याद आ रहा है कि एक ही लाइन में आयुर्वेद को समझना है कि जिस दिन हम अपनी बॉडी की नीड्स और माइंड की डिमांड्स में फर्क करना समझ लेंगे, हमें आयुर्वेद जीना आ गया। एक ही लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अपने शरीर से पूछो। फॉर एग्जाम्पल, हम गर्मी में से घर में आते हैं, गर्मी से अंदर घर में घुसते हैं, और लगता है प्यास लगी है, तो एक बंदा फटाफट जाता है, पानी का गिलास ले आता है, दूसरा कोक डाल के ले आता है। उस टाइम पे मन की नीड क्या है, कोक पी लेते हैं, और बॉडी को क्या चाहिए, पानी। ये सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए कि हम अपनी नीड्स और डिमांड्स में फर्क नहीं समझते। मन कहता चल कोल्ड ड्रिंक ही पी लेते, प्यास ही बुझानी है, लेकिन जो तृप्ति आपको पानी से मिलने वाली थी, वो तो बॉडी की नीड क्या थी, पानी। इसी तरह से अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलें, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से ऐसे ही बचना शुरू कर देंगे। अपने शरीर से पूछो, शरीर बताता है आपको कि आपको क्या चाहिए, सीजन के अकॉर्डिंगली चाहिए कि नहीं चाहिए। एक मैंने कोट लोगों से मिल के, अपने घर में भी देख देख के, एक कोट मैंने डिसाइड बनाया कि द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस इज मदर हरसेल्फ। भी शॉकिंग लगता है, आदतें तो सारी मम्मी ने डाली हैं। ले बेटा खा, ले बेटा खा, नहीं तो कमजोर हो जाएगा, खा बेटा खा, तू कमजोर, सुबह का कुछ नहीं खाया, तू खा बेटा। और बेटा कहता मेरे को नहीं जरूरत, नहीं बेटा खा। वो बचपन में तो वो बच्चे को जरूरत होती है तो वो खा लेता है, डर के मारे खा लेता है, जैसे हैबिट्स डाल दी हमने पीछे पढ़ पढ़ के, बच्चा हेल्दी हो हेल्दी हो हेल्दी हो। लेकिन उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आगे चलता है, 20 साल तक तो, 20 25 30 तक तो बंदे का सारा सिस्टम पचा लेता है। 30 के बाद आजकल जिस तरह से सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, गृहस्थी का बोझ हो गया, जॉब्स हो गई, इन सब का जो पैटर्न है हमारे सिस्टम के ऊपर, वो सिस्टम डाउन जाने लगता है। लेकिन हम आदतें कंटिन्यू करना चाहते हैं, बचपन से खाते हैं हम 3 पराठे रोज खाते। मेरे पास तो 78 वाले भी यही बात आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब बचपन से खाते हैं, जब कहाँ छूटेगी। अरे आप 40 साल की एज में जो खा रहे थे, आज 78 में भी वही खा रहे हो। इस पर इसके लिए शरीर को जरूरत है क्या?
वो जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो आदतें मम्मी ने डाल दी, बस वो आदतें पक्की होगी। लेकिन मम्मी 20-30 साल तक साथ देती है, उसके आगे कहाँ देगी? तो बच्चा अपनी मर्जी मारता है। अब आपने परांठे खाने की आदत डाली है तो सवेरे परांठे बनेंगे ही बनेंगे, उसके बाद तृप्ति नहीं होती। रात को खाना खाया, बचपन से आदत डाली मम्मी ने कि रात को दूध पी के सोना है, अभी आधा घंटा हुआ, चल दे दो जी दूध पी के सो जाए, सवेरे उठ के फिर जाए। हम अपने डाइजेस्टिव फायर के ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं, इतना बर्डन डाल देते हैं कि सिस्टम बिगड़ना शुरू होता है और हमें लगता है हम हेल्दी तो खा रहे थे। हमारे बुजुर्ग कहते हैं बेटा खाते रहो सेहत अच्छी रहती है। आयुर्वेद कहता है बेटा खाते रहो पचाते रहो सेहत अच्छी रहती है, पचने का टाइम देते रहना। हम पचने का टाइम ही नहीं देते, हम ये भी खा लिया ये भी खा लिया, सिस्टम पे बर्डन है। अब सिस्टम पे बर्डन होगा तो वो कहां से कवर करेगा? आपकी इम्यूनिटी से लेगा। ज्यादा खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं, कम खाने वाले कम बीमार पड़ते हैं। अब नोटिस करके देख लेना। न्यूट्रिशन को कवर करना है तो अपने डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से करना पड़ेगा। तो एक जो सीजन का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जठर अग्नि का, पेट की अग्नि। पेट की अग्नि में जठर अग्नि मेन अग्नि जो है पेट के अंदर है, जो भूख की सेंसेशन देती है, खाने को पचाती है और धातुओं में आगे कन्वर्ट कर देती है। धातुएं कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुओं से हमारा सारा शरीर का कॉन्सेप्ट चलता है, दैट इज द टिश्यूज। और ये सारे के सारे कैसे बनेंगे? जब हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्ब करेगी और धातु अग्नियां अपनी अपनी धातु में उसको कन्वर्ट कर देंगी। कि जो रस का कॉन्सेप्ट है, जो जूस न्यूट्रिशियस जूस बना, उसने हर एक ऑर्गन पे जाकर के अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है, ताकि आपका सिस्टम जो है वो ग्रो करे, डेवलप करे, मेंटेन हो और धीरे धीरे एज के साथ डाउन हो जाए। उसको भी हम कवर करते हैं एज वाले कॉन्सेप्ट में। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज जठर अग्नि, सबसे इंपॉर्टेंट। सम अग्निश्च। अब जो वायु वाले हैं उनको अग्नि मिली नहीं है, वो भूख के ज्यादा शौकीन नहीं होते खाने पीने के। उनको कहीं भी ले जाओ, वहां जाएंगे, थोड़ी देर बातें बुतें करके वापस आ जाएंगे। तो ये उनका अपना कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादा खाने के शौकीन। पित्त वालों की अग्नि तीखी होती है, थोड़ा सा खाते पेट भर जाता है। स्टेबल होती है कफ वालों की, वाटर एलिमेंट वालों की, वो धीरे धीरे पचता रहता है, वो लगता रहता है। मेटाबॉलिज्म स्लो मिला है तो वेट गेनिंग की तरफ जाता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेटर हो, जब मर्जी खिला लो वो खा सकते हैं। उनकी अग्नि ऐसी है, उसी हिसाब से हमें उस पर बर्डन नहीं डालना है। तो जठर अग्नि को कॉन्सेप्ट को समझना। आजकल जैसे कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा हमारा फोकस कहाँ है? इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी के ऊपर जब हम काम नहीं करेंगे, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी आपकी? दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव फायर। तो आपके वो डाइजेस्टिव फायर अगर अच्छी है, आपकी बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी, वो न्यूट्रिशन पूरा जाएगा तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ेंगे। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, बॉडी नहीं कर रही, जितने मर्जी आप गिलोय खा लो, जितने मर्जी काढ़े पी लो, किसी का कोई फायदा नहीं। जितना मर्जी कैल्शियम खा लो, जितना विटामिन सी खा लो, जिंक खा लो, कुछ नहीं होने वाला। वो होता भी नहीं है सब कुछ खाने के बाद, क्योंकि आप अपनी डाइजेस्टिव फायर के ऊपर नहीं, आप नुस्खे को फॉलो कर रहे हैं। ये भी कोरोना के लिए ये भी आया, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, लेकिन वो पचेगा तभी काम करेगा। पहले तो 2-4 रोटियां हमने खा ली, उसके बाद हमने दवाइयां भी खा ली सारी, वो कब पचेंगी? जब डाइजेस्ट नहीं होंगी, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट नहीं करेंगी। इससे सब कुछ खाने के बाद लोगों को आजकल बड़ा कॉमन फैक्टर है, वीकनेस बहुत है जी। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब थकावट बहुत रहती है। खाना खाना हम 3 टाइम खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो इसलिए तो होता है। द कल्प्रिट ऑफ ऑल डिजीजेस इन आयुर्वेदा इज आमा। ये सुना होगा, आमा। आमा इज बेसिकली, हम जो लोकल लैंग्वेज में हम समझते हैं, दैट इज बाई, बाईवादी हो गई। सुनते हैं ना बाईवादी? बाईवादी क्या होता है कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, अगर वो कम है या इरेगुलर है या बिल्कुल भी नहीं है, और हम फिर ऊपर से खाना डाल दें, जैसे हम शादी ब्याह पे जाके करते हैं, एक दिन तो हो जाता है बॉडी का, जैसा 2-3 दिन लगातार जाना पड़े, फिर बॉडी बताएगी। तो उसके छह छह सिम्टम्स हैं, अगर आपकी बॉडी में वो मिलने लगे तो आपकी बॉडी में आमा आ गया। आमा मींस टॉक्सिन्स, दैट इज द पॉइजनस कंटेंट which is produced due to indigestion। सुबह जब उठते हैं तो मुंह का टेस्ट अजीब सा, शरीर में भारीपन सा, चलने फिरने पे शरीर खुलता है, खाने के बाद सुस्ती, बिना काम के थकावट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब फ्री होते हैं तब थकावट ज्यादा होती है, काम में बिजी हो जाते हैं तो कोई थकावट नहीं, और सारे ज्वाइंट में जकड़न, अकड़ाहट, स्टिफनेस, भारीपन घूमने लगता है। तो ये वाईवादी जब आपके शरीर में है तो इंटेस्टाइन्स की बॉवल मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाएंगी, भूख का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा हो जाएगा, बहुत तीखा सा लगेगा या बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन हमें क्या है, तीनों टाइम खाना खाना है। फिर वो वाई बनते बनते कहाँ ज्वाइंट्स इकट्ठी होती? ज्वाइंट्स में, हार्ट पे,
जिसे रूमेटिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं, रूमेटिक फीवर भी बोलते हैं जब बुखार के साथ आता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। रूमेटिज्म इज आमा। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हमारा सारा काम आयुर्वेद में मोस्टली फ्री वाला ही होता है। वो तो हमें दुकानदारी करनी होती तो कई बार दवाई लिखनी पड़ती है। लेकिन आमा का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? लंघन। अग्नि को बेस्ट करना है लंघन। लंघन मीन्स लघुआहार, उपवास नहीं है, व्रत नहीं है। लंघन, लंघन मीन्स लघुआहार, ऐसा भोजन जो सुपच्य हो और जल्दी पच जाए। उसमें बेस्ट क्या है? खिचड़ी। अगर आपको लगे आप सुबह उठते हैं और पैर जमीन पे रखते हैं, एड़ियां भारी होती हैं, 2 कदम चलते चलते शरीर खुल गया, समझो आमा बन गया। पेट कभी ठीक क्लियर, कभी कम क्लियर, खाने के बाद ऐसा लगता है बेड मिले मैं सो जाऊं, तो समझो आपकी बॉडी में आमा है। तो क्या करना है? पेट को क्लियर रखने के लिए कुछ त्रिफला इसबगोल का कॉन्सेप्ट रखो। उष्ण जल, गर्म पानी बेस्ट आम पाचक है। लंघन और गर्म पानी। तो क्या करना है? 3 दिन के लिए पेट की अग्नि को वापस लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा कि 3 दिन के लिए आप खिचड़ी दलिया पे आ जाइए, नमकीन, मीठा वाला दलिया नहीं, नमकीन, और गर्म पानी पीते रहिए। बीच में अगर भूख की सेंसेशन हो तो सेब ले लीजिए या कोई फ्रूट हल्का सा ले लीजिए, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं। 3 दिन में बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेगी। त्रिफला का साथ में ले लें ताकि इंटेस्टाइन्स की क्लेंजिंग होती है। तो 3 दिन में आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती है, आपको शरीर में हल्कापन फील होता है, लाइट वाली फीलिंग होती है। लेकिन हमें उस कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ता है, जो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आमा बिल्कुल आसान काम है इसको ठीक करने का। तो अगर आपकी बॉडी में आम नहीं है तो सारे दोष इजी हैं इसको ट्रीट करने। अगर आमा है, सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अब आप सुन रहे होंगे तो आपको कईयों को अपने अपने सिम्टम सारे के सारे मिलते होंगे। रोज सुबह उठते हैं, एड़ियां भारी मिलती हैं। एड़ियां भारी का मतलब है कि आपकी यात्रा शुरू हो गई टुवर्ड्स आर्थराइटिस। धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, फिर रिवर्स करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए 3 दिन यही करके देखो, आपको अपने आप ही लगेगा काफी सिम्टम रिवर्स होने शुरू हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझना जरूरी है, पेट की अग्नि का कॉन्सेप्ट। अब अग्नि को बढ़ाएंगे जब उसके ऊपर लाइट डालेंगे। सेम जैसे हम लोडी पे या किसी और जगह पे आग जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं? बड़ी लकड़ी को सीधा आग थोड़ी लगाते हैं। पहले अखबार लेके आते हैं, घास फूस लेके आते हैं, पतली पतली लकड़ियां रखते हैं, उसको आग लगाते हैं। तो वो आग थोड़ी बढ़ती है तो बड़ी लकड़ी रख देते हैं, जब उस पर थोड़ा आग पकड़ती है फिर और बड़ी लकड़ी रखते हैं, एंड में सबसे बड़ा वाला रखते हैं। इजंट इट? जब अग्नि बढ़ेगी तो बड़ी लकड़ी बचाएगी। अदरवाइज लगे रहो छोटे से चूल्हे के ऊपर बड़ा सा पतीला रख के, जब 50 मेहमान आते तो हम क्या करते हैं? बाहर से चूल्हा लेके आते कि नहीं आते? आता है ना चूल्हा बाहर से बड़ा वाला। छोटे वाले घर वाले चूल्हे पे क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अग्नि छोटी है। बड़ा पतीला रखेंगे तो कैसे पकेगा खाना? वो कच्चा रह जाएगा। दैट इज आमा। इसलिए अग्नि बढ़ाओ। जब अग्नि बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आयुर्वेद का, ये आजकल सबको समझना जरूरी है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। जहां सीजन, तीसरा अग्नि, चौथा आमा, और 5वें लेवल पे हम आते हैं तो दैट इज द एज प्रोसेस। अब एज के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने मम्मी की वाली एग्जांपल दिया कि द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस मदर हरसेल्फ। तो मदर ने क्या किया है? आदतें डाली हैं। आदतें एज के साथ, वय के साथ चेंज होनी चाहिए। आयुर्वेद बोलता है 0 से लेकर के 14 साल की उम्र बाल्य अवस्था है, 14 से 60 तक युवावस्था है, और 60 प्लस दैट इज वृद्धावस्था। इन 3 अवस्थाओं के हिसाब से हमारा आहार विहार होना चाहिए। बच्चों के जो 14 साल के बच्चे हैं उसमें भी आहार और निद्रा का बहुत इंपॉर्टेंस है। आहार तो हर जगह पे इंपॉर्टेंस है, इसमें निद्रा का बड़ा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली 4 साल के बच्चों तक का। कि पहले 0 से 2 साल, 3 साल, 4 साल तक उनको कहते हैं कि पहले 0 टू 2 साल तक उनको 15 से 20 घंटे तक सोने देना चाहिए। अब बच्चा न्यूली बॉर्न बच्चा होता है, कितने 20-20 घंटे सोता है, तभी वो ग्रो करता है, डेवलप करता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसका टाइम इंटरवल हम कम कर देते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हम 1.5 साल में बच्चों को स्कूल भेजने लग पड़े। हमें लगता है चल 3 घंटे की छुट्टी मिले, इसको डाल आओ, कहीं तो जाए, कुछ सीखे, कहीं पीछे ना रह जाए। तो हमारे ये कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम बनते हैं, क्योंकि हम बच्चे की नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जब स्कूलिंग में था, एलकेजी में था, तो हमारा स्कूल 10 बजे लगता था। यूकेजी वालों को जल्दी बुलाते थे, वो 10 साढ़े 10 11 बजे छुट्टी होती थी। एलकेजी वाले बच्चों को लेट में बुलाते थे, बड़ी छोटी क्लास वालों को। बड़ी क्लास वाले फिर आगे टाइम देते थे। तो हमारा वो टाइम इंटरवल वैसे सेटअप होता था ताकि बच्चे मैक्सिमम सो पाए। आजकल बच्चे सोते ही नहीं है, उनका ब्रेन जरूर पीछे से इवॉल्व हो रहा है, शार्प आ रहा है,
लेकिन जो हाइपर एक्टिविटी है वो आजकल वो जो कहते थे ना बच्चे पुराने टाइम में मिलते थे सीधे साधे से शांत से, वो आजकल आने बंद हो गए। कारण excessive use of antibiotics in children, certain medications, and less quality and quantity of sleep. बच्चे की स्लीप हमने कम कर दी। 4 साल तक ये है, 4 से 8 साल तक उनको 15 से 16 घंटे तक सोना चाहिए। 14 साल तक आयुर्वेद बोलता है कि 8 से 10 घंटे तक, 8 घंटे तक उसकी नींद बहुत ज़रूरी है। जितना वो नींद में बेटर रहेगा, उतना उसका ब्रेन ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। हम उसका पहले 10 साल एज में 2 साल, 3 साल की एज में उसको सब खत्म कर चुके होते हैं। तो हाँ, नींद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। डाइट उसकी अग्नि के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से मदर्स डिसाइड करें। और तीसरा जो कांसेप्ट आता है दैट इज युवावस्था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। युवावस्था इज 14 से 60 साल तक। 14 से स्टार्ट करते हुए काम बढ़ाना चाहिए, शारीरिक श्रम बढ़ाना चाहिए। 14 से 18 तक ले लीजिए, जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं कि 15-16 के बाद अब हमारा सिस्टम बेटर हो गया, अब डेवलप हो गया, अब ये मेहनत मजदूरी कर सकता है। तो बाल बाल श्रम यहाँ अलाउड नहीं है छोटे बच्चों के लिए। लेकिन 14 से 60 साल तक, 60 का मतलब 50 ले 55 ले लो, 55 का उसको कम भी करते जाना, क्योंकि वो पित्त का काल है। तो इसलिए अगर 18 से लेकर के 55 तक एक ही नियम है, थकना सख्त मना है, थकना नहीं है। तो जो थक गया समझो बुढ़ापा आ गया। तो इसलिए इस एज में थकना मना है। थकना का मतलब ही है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आप जल्दी वीकनेस की तरफ जाते जा रहे हो। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करो, क्योंकि उसमें पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। बाल्यावस्था में कौन से होते हैं? कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स। कफा इज रिलेटेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट। वो एज है जहां आदमी ने ग्रो करना है, तो उस वक्त उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन चाहिए, कफ चाहिए। नींद में कफ बेटर होता है। जब रात को नींद नहीं आती तो क्या होता है? सिर भारी होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, वात बढ़ जाता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन की। इसलिए रेस्ट आपका कफ को बैलेंस रखता है। पित्त का काल क्या है? 14 से 60 तक। इसमें पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स माने जाते हैं। पित्त मीन्स रिलेटेड, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लोग फेस करते हैं। और 60+ में वात का डिसऑर्डर है। तो नेचर का ग्राफ कैसा है? ग्रो करेगा, मेंटेन करेगा और फिर डाउन आ जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ के हिसाब से हमें कब चाहिए? मेंटेन के लिए चाहिए और वात विध्वंस के लिए चाहिए। ये नेचर का नियम है। जो आया उसने जाना है, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, इवॉल्व करेगा, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वात के काल में कहा गया है कि वात के रिलेटेड डिसऑर्डर जो 60+ हो जाते हैं, 60+ में सीनियर सिटीजन होते हैं, तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट है? वात बढ़ता है। वात में क्या चिकित्सा बताई गई है, क्या नियम बताया गया है, अनुशासन, कि इसमें शारीरिक श्रम कम करना है। क्या करना है? दिशा निर्देश, अगली जनरेशन को गाइडलाइंस देनी है, उनको गाइड करना है कि वो अपने जीवन को अपने उनसे शेयर करना। जो आपने जीवन से सीखा वो अगली जनरेशन को दो, उनको गाइडलाइंस दो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को हम अगर जोड़ें तो हमारे 4 आश्रम माने गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और ये एज रिलेटेड ही है। 25 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग के लिए माना गया था। सीखो, जीविका कैसे कमानी है, जीवन में अपलिफ्टमेंट के लिए आए हो, क्योंकि हमारा जो वैदिक सिस्टम था वो अकेला आपकी जॉब के लिए नहीं था। वो तो कलयुग का लक्षण लिखा गया ना, जब हम ज्ञान को सिर्फ जीविका के लिए करना शुरू कर ग्रहण करेंगे तो समझो कलयुग आ गया। तो हम ज्ञान को यूज करते हैं। हमारे जो वैदिक सिस्टम था उसमें आपकी जीवन के ये चारों पुरुषार्थ के बारे में क्लियर किया जाता था। उसको कैसे करना है? पहले ब्रह्मचर्य, उसमें आपको अपने लाइवलीहुड, कलाएं, कुछ स्पेशल नॉलेज, ताकि आप अपनी लाइफ में सेटल हो पाए। फिर गृहस्थ जीवन 50 साल तक का वो माना जाता था। उसके बाद वानप्रस्थ, जिसे हम कहते हैं कि रिटायरमेंट एज हो गई, 50-60 के आसपास ले सकते हैं उसको, कि वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाना। जो सोसाइटी से लिया है, सोसाइटी को वापस देना है, दैट इज वानप्रस्थ। फिर सन्यास। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि ये भी घर बार छोड़ के निकल गए, ये कोई बात नहीं। सन्यास का मतलब, जैसे गुरुजी बताते हैं कि सन्यास का मतलब है कि मेरापन छोड़ देना, कि मेरा परिवार, मेरा ये, या मेरे को इतना बड़ा कर दो, सारा मेरा ही है, या मेरे से
डिटैच हो जाना। जैसे कढ़ाई में पड़ा हुआ हलवा, होता तो कढ़ाई में ही है, दैट इज, बड़ा सुंदर गुरुजी ने एग्जांपल दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे जो वेद में है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा शास्त्र चलता है। तो उसी हिसाब से हमें डाइट, लाइफस्टाइल सब चीज़ों को, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जहाँ एज के रिलेटेड था। वायु की एज में हमें भात वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्रिस्पी चीजें, राजमा, चने, मटर, तो जॉइंट आता है। वायु का क्या है? जॉइंट्स हैं, बोन्स है, नर्वस सिस्टम है, माइंड है। तो जैसे एज बढ़ती है, आप देखना बोलना आता है, और घर में बुजुर्ग देखो बोलते ज्यादा, टोका टाकी ज्यादा करने लगते हैं, इरिटेट ज्यादा, नींद की कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है। इसका एक नेचुरल विधान है। अब बॉडी को ग्रो करना ही नहीं है तो सिस्टम डाउन जाने लगेंगे। तो यहाँ मेडिटेट जो पहले सीखते हैं, आगे एज में इजी हो जाता है। मेडिटेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वाता डिसऑर्डर। तो ये बात भी एज के रिलेटेड है। एज रिलेटेड हमें अपनी डाइट पैटर्न्स की जरूरत नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी ने सिखा दिया, 20 साल तक यही किया, 25 साल तक यही किया, वो कंटिन्यू चलता रहा। आगे जाके के बॉडी को जरूरत नहीं, लेकिन हम खा रहे हैं, सिस्टम डाउन हो जाता है। डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जैसे एज बढ़ती है, हमारी बॉडी को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो हमें खाना कम करना, हम खाना कम नहीं करते, दवाई ऐड कर देते हैं। तो मैंने कितने सारे पेशेंट्स हैं जो यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, वो सुबह अकेले फ्रूट्स पे आ जाते हैं, 12 बजे अपना ब्रंच करते हैं और रात को 7 बजे से पहले डिनर, उसमें चपाती कम कर दी, सब्जी ज्यादा कर दी। तो बॉडी में जितनी इंसुलिन कभी खत्म नहीं होती, कहते इंसुलिन खत्म होगी, इंजेक्शन लगा लो, खत्म नहीं होती, वो कम हो जाती। तो उसको उतना दो ना जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो जितना वो डाइजेस्ट करेगा उतना दे दो, उसको कम कर दो खाने को। हम फूड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमें कहाँ चेंज करना है? लाइफस्टाइल एंड डाइट में, आहार और विहार में। इसको थोड़ा और थोड़ा सा बेटर वे से समझें तो अपने डे टाइम को कॉन्सेप्ट को भी हम जोड़ सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि सुबह 6 से लेकर 10 बजे का काल कफ का काल है। इस कफ के काल में क्या होता है? आलस होता है। आलस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सुबह उठ के थोड़ी वर्जिश करनी चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए, ताकि शरीर में आलस कम हो और कफा थोड़ा बैलेंस हो। देखिए हमारा तो इंडियन कॉन्सेप्ट था नहीं जो बना दिया गया ब्रेकफास्ट का। आयुर्वेद में कहीं ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मेजर मील कब लिखा गया? 10 और 2 के बीच में। हमारा डे का जो मेजर मील है 10 और 2 के बीच में होना चाहिए। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक क्या होता है? पित्त का काल। अग्नि, जो सूरज है वो टॉप पे पहुंच चुका होता है। उस टाइम पे अगर हम अपना डेली का जो लंच है, ब्रंच है, जो भी करना उस टाइम पे करें, और शाम का जो डिनर है वो सनसेट के आसपास हो जाना चाहिए। ये जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो 100% आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। वो आयुर्वेद को संस्कारों में जोड़ने का तरीका था, तो उन्होंने उसको रीति रिवाज से जोड़ दिया, सूर्य ढलने से पहले। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे पूरे साइंटिफिक है। तो हमें भी अपने डे टाइम के हिसाब से डिलिंग भी करनी चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप 10 और 2 के बीच में ये करना चाहिए। 2 और 6 के बीच में वायु का काल होता है, सुबह भी रात। तो आगे आप नोटिस करेंगे कि जब पित्त काल शुरू होता है 10 और 11 के बीच में, तो उनका जुकाम शुरू हो जाता है। 11 बजे जैसे ही क्रॉस करता है एकदम नींद खुल जाती है। बहुत बार नोटिस किया होगा आपने। तो वो क्यों है? क्योंकि वो के काल में बॉडी को रेस्ट चाहिए। 10 और 2 के बीच में नेचर क्या करती है, बॉडी क्या करती है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। जैसे आप सुबह उसके मौज में एंटर करें, आपको साफ मिलता है। क्यों? रात को स्टाफ ने सफाई कर डाली। तो हमारा लीवर है वो पूरा डिटॉक्सिफाई होता है 10 और 2 के बीच में। और 2 और 6 के बीच में जो वायु का काल होता है, दैट इज वायु का काल। इसमें हमारे जितने टॉक्सिन्स हैं वो एलिमिनेट होने के लिए तैयार होते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या माना जाता है? 6 बजे से पहले जब आप उठते हैं तो आपको बॉवल मूवमेंट्स बेटर वे से क्लियर होती है। तो ये जो टाइम क्लॉक है, अगर इसके हिसाब से हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल को चेंजेस करते जाएं, बहुत अच्छा हो जाए। हमारा आयुर्वेद का एक वेलनेस प्रोग्राम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चला हुआ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर के वेलनेस कैसे आए, उसमें क्या नियम है, सारा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। अगर कभी मौका मिले जरूर 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 अटेंड करिए। उसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको और क्लियर होंगे, और उसकी इंप्लीमेंटेशन और अच्छे वे से हो सकती है, जो हम 1 घंटे में नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ आउटलाइंस को टच करते 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 आपको क्लियर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको क्लियर कर पाए। तो ये जो कंसेप्ट था ये मुझे अभी तक समझ में आया, तो मैं आपसे वो मिनिमम टाइम में आपको क्लियर कर रहा था। अब आपके जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। तो हाँ 9:20 हो डॉक्टर गया। मैं कुछ चैट बॉक्स पे क्वेश्चन आंसर आए हैं, वो पढ़ जी देता हूँ, जी तो आप प्लीज उनके आंसर दे दीजिएगा। जी।
how to know our body nature, वात पित्ता एंड कफा? जी, इसके लिए आपको थोड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, या नेट पे भी मिल जाते हैं सिम्टम्स, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि वात वाले गांधी जी जैसे होंगे, स्लिम होंगे, उनको लाइफ लॉन्ग वेट गेनिंग टेंडेंसीज नहीं होती, हाइपर एक्टिव होते हैं, टिक के बैठ नहीं सकते, टिक के लेट नहीं सकते, नींद उनको कम मिलती है। पित्त वाले मॉडरेट, ना मोटे ना पतले, बीच की स्टेज के। कफा वाले बल्कि, कूल, काम, लेजी। तो वहां से अंदाजा होता है। पर बेसिकली किसी से नाड़ी परीक्षा करवाए, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछें, तो वो आपको बेटर वे से बता पाएंगे और क्लियर हो जाएगा। ये Does बेसिक। does amla is good to eat in any season? हाँ, बेसिकली तो वो रसायन माना गया है। रसायन इज सबसे हमारा सबसे बड़ा जो आयुर्वेद का बहुत अच्छा, जो मुझे सबसे मेरा फेवरेट है, कि वो है रसायन चिकित्सा, जो किसी भी पैथी में अभी तक नहीं आई। आजकल सब लोगों को हम देखते हैं कि टॉनिक्स की जरूरत है। टॉनिक्स मतलब जो यज जरा वृद्धि विध्वंसी तद विद रसायन, जो बुढ़ापे को और रोगों को दूर करे, वो रसायन है। रसायन आंवला दूसरे नंबर का रसायन माना गया, पहले नंबर पे गिलोय को रखा गया। अमृत, हमारे टैबलेट आती है श्री श्री में अमृत के नाम से। अमृता इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए थे। तो उनके एक हाथ में अमृत कलश था, एक हाथ में गिलोय की बेल थी। तो उसके अमृत के समान गुण है, इसलिए उसको नंबर 1 पे रखते हैं। आंवला भी महारसायन है। तो आंवला महारसायन होने के कारण बस एक ही उसका है कि वो ठंडा होता है। तो सर्दियों में 60+ वाले जिनको जॉइंट्स में पेन है, उनका पेन इंक्रीज हो जाएगा। बाकी पेशेंट टू पेशेंट, हम कोई भी कॉन्सेप्ट को एक ये नहीं कह सकते कि हर एक के लिए एक चीज, एक नुस्खा है। किसी को ये लिवर को एक्टिवेट कर देता है, किसी को ये ब्लोटिंग क्रिएट कर देता है। तो पेशेंट टू पेशेंट। जनरली आप 12 महीने खा सकते हैं सर्दियों में गर्म पानी के साथ, और कब 10 और 2 के बीच में, जब पित्त का काल होता है विंटर्स में एज वालों के लिए, तो हाफ क्वांटिटी तब लेके देखें। तो वो सारे सिस्टम का टॉनिक है, 12 महीने ले सकते हैं उसको। In winter months, should we drink only hot water? ल्यूक वार्म वाटर, और विंटर्स पे डिपेंड करती है हमारे यहाँ की, साउथ इंडिया की हैं। तो विंटर्स में अगर हो सके ल्यूक वार्म वाटर। बहुत ज्यादा अगर गर्म पानी पियेंगे तो अग्नि थोड़ी मंद हो जाती है, लेकिन वो आम पाचक है, लाइट है, तो वेट गेन होने से रोकती है। रात को सोते वक्त और सुबह उठ करके गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। सोते वक्त पीने से वो 3 काम करता है। एक तो वेट गेनिंग टेंडेंसीज नहीं होने देता, दूसरा कफ कोल्ड वाली डिजीजेस को नहीं होने देता विंटर्स में स्पेशली, और तीसरा जो दिन भर में खाया सब डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए क्योंकि गर्म पानी इज आम पाचक। तो रात को सोते वक्त 1 कप, दिन में सुबह उठ करके 2-3 ग्लास पी लीजिए। दिन में फिर नॉर्मल रखिए, नहीं तो आप कहीं जाएंगे फिर कहीं और जाके एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जी। Please suggest how to control diabetics with Ayurveda. मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, खाने का सिस्टम। आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की। आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर दो, और आपका आयुर्वेद की बाद में फिर मेडिसिन तो है ही है। तो लास्ट कॉन्सेप्ट ना, पहले डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, बिकॉज डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रही है, डाइटरी पैटर्न्स को शिफ्ट करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके देखिए। सुबह सिर्फ फ्रूट्स पे आ जाइए, 12 बजे अपना लंच करिए और 7 बजे अपना डिनर करिए, बीच में कुछ मत खाइए। तो बॉडी को जितना एक्स्ट्रा शुगर बन रहा है बॉडी के अंदर, वो सब डाइजेस्ट होगा। उसको टाइम दिया नहीं पचने के लिए। पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए एक्सपेरिमेंटली। स्टार्टिंग फेज में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर लगे तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो कुछ मेडिसिन बीच में जोड़ेंगे अगर लगी, उस हिसाब से, तो इसी से आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। 15 ईयर से स्किन एलर्जी है, एक्जिमा, सोराइसिस, कैसे खान पान में सुधार करके इसको ठीक करें? ये बेसिकली सारे के सोराइसिस तो बहुत त्रिदोषज रोग हो जाता है। सोराइसिस जो है, एक्जिमा वगैरह सारे पित्त के डिसऑर्डर्स हैं। तो हॉट स्पाइसी चिली, जंक, ये सारी चीजें थोड़ी अवॉइड करने की जरूरत है। एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑल स्किन डिजीज इज ब्लड इम्प्योरिटी। तो उसको कैसे कवर करना है? एक ही परहेज है, दैट इज विरुद्ध आहार नहीं करना है। विरुद्ध आहार मीन्स ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस नहीं लेने हैं डाइट में। ये हमारे बहुत कॉन्सेप्ट बन गया। तो सवेरे सवेरे मम्मी आदत डाल देती, चल बेटा ये रोटी खाइए, चल दूध भी साथ में पी ले। नमक और दूध विष माने गए। ऐसे ऑपोजिट, गरम ठंडा मीठा नमकीन कभी इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। राइट एग्जाम्पल दोनों का क्या है? जैसे हम बचपन में क्या होता था, पार्टीज होती थी स्कूल में भी, कॉलेजेस में, तो क्या करते थे, समोसा और कोल्ड ड्रिंक। समोसा गरम और नमकीन, कोल्ड ड्रिंक ठंडी और मीठी। दोनों विरुद्ध भाव है।
अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हम रोज करते जाएंगे, आपकी स्किन डिजीज किसी न किसी शेप में आने लग पड़ेगी और क्रॉनिक एसिडिटी के चांसेस बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि पित्त बनता है, अंदर केमिकल रिएक्शन होता है ऑपोजिट्स के साथ। इसलिए ऑपोजिट वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा लाइफ में, समझ करके। जी। How many time we can take milk with turmeric? विद टर्मरिक, हल्दी के साथ। हल्दी के साथ वैसे तो सीजन के सीजन और बॉडी टाइप की बॉडी टाइप वेरी करता है। अगर आपकी नेचर पहले ड्राई वाली है, वात का कॉन्सेप्ट है आपकी बॉडी में, तो आपके पहले ड्राइनेस है और हल्दी आपको और ड्राई करेगी। और वैसे भी वो गर्म होती है, दूध ठंडा होता है, तो अगर कभी लेना है तो विंटर्स लीजिए। 12 महीने का कॉन्सेप्ट नहीं है हल्दी वाले दूध का। हमें हर चीज 12 महीने वाली चाहिए, वो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं चलती है। फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में चल सकती है, हमारे यहाँ नहीं चल सकती, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव फाइल चेंज होता रहता है। इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट जो सबके साथ है, सबके साथ कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि दूध जो है वो कफ वर्धक माना गया है। एक्चुअली क्या है, दूध जहां आयुर्वेद में लिखा है दैट इज मीन्स गऊ का दूध, गाय का, देसी गाय का। देसी गाय का मतलब है कि जिसका दूध क्या गुण है, त्रिदोष शामक है, तीनों दोषों को अमृत माना गया है, वो पचने में हल्का होता है। पर आज हमारे मन में दूध का मतलब भैंस का दूध, गाय का तो बोलना पड़ता है कि गाय का दूध। वो कॉन्सेप्ट जो पुराने टाइम में था वो गाय का दूध होता, वो भी मोस्टली रात को पी के सोते थे। वो भी कौन से मौसम में, हर मौसम में नहीं था वो कॉन्सेप्ट, तो वायु के काल में होता है, गर्मियों में, ताकि वात पैसिफाई हो, तीन दोष बैलेंस हो। लेकिन उसको पचने के लिए टाइम भी देना पड़ता है। हम 9 बजे डिनर करते हैं, 9:30 बजे दूध पिया, 10 बजे सो गए, तो हम अपने सिस्टम पे बर्डन डाल रहे। दूध अपने आप में कंप्लीट मील है, जिसकी एक सर्टेन एज के बाद सच में कहूं तो जरूरत नहीं होती। लेकिन हमें बचपन से आदत है, उसको अगर लेना है सनसेट से पहले पहले लो। उसको पचने का टाइम देने के लिए उसको खाली पेट लेना चाहिए। तो 5 बजे, सुबह 11 बजे बेस्ट टाइमिंग्स है जहां आपका सिस्टम पचा सकता है दूध को। तो 5 बजे मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम होता है, 4 और 5 के बीच में, तब आप उसको दूध को ले सकते हैं। रात वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपने एक डिनर भी कर लिया, उसके बाद दूध भी पी लिया, तो डबल मील हो गया। और रात के टाइम हमारी भूख वैसे ही नहीं होती, जब सनसेट हो गया तो कफ का काल हो गया, भूख खत्म हो गई। तो हम डबल मील करके सोएंगे, हमारा सिस्टम बर्डन पे जाएगा और बर्डन से सारा सिस्टम हमारा इम्यूनिटी का डाउन हो जाएगा। ये बात है। थोड़ा सा थायराइड अब के आप बारे में बताइए प्लीज, गाइड फॉर थायराइड समवन इज आस्किंग। वैसे तो ये सारी चीजें डिजीजेस हैं, डिजीजेस पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। थायराइड के लिए एक्चुअली क्या हो गया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है टेस्ट डिपेंडेंट है। हम टेस्ट पे जाते हैं, टेस्ट में हल्की सी रीडिंग बढ़ती है, फटाफट दवाई शुरू होती है। दवाई कब तक खानी, सारी उम्र खानी है, क्योंकि बॉडी ने ग्लैंड बनाना। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद बॉडी सच में ग्लैंड में सिक्रेशंस बननी बंद हो गई, वो आपको उसका सब्स्टिट्यूट बाहर से डाल देते हैं। पीजीआई के डॉक्टर्स का मैंने देखा है मैक्सिमम, वो 10 तक की रीडिंग तक वेट करते हैं। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, जब तक 10 की रीडिंग नहीं होती है, तब तक वो मेडिसिन नहीं शुरू करते। पर बेसिकली प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स में वो 3, 4, 4.5, प्रेगनेंसी में तो 3, 3.5 में भी शुरू कर देते, 5.5 क्रॉस करते ही दवाई शुरू कर देते। अरे बॉडी को टाइम दो, उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करो, सैर करो, डाइट लाइफस्टाइल करो, धनिया का पानी ले सकते हैं। एक तो एक नुस्खा है, पर हर एक के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहां से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इमोशनली चिंतन, इसमें चिंता एक सबसे बड़ा कारण माना गया थायराइड का, कि चिंता, तनाव भी नहीं, चिंता, इनसिक्योर फीलिंग्स, अगर वो भी एक कंट्रीब्यूटर है थायराइड को बढ़ाने के लिए। तो मेडिटेट करो, थोड़ा टाइम दो बॉडी को, अपने बॉडी बैलेंस कर देती है। बाकी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी नाड़ी चेक करवाएं, वो बताएगा कि आपको क्या, कहाँ प्रॉब्लम है। ऑब्स्ट्रक्शन है, सिक्रीशंस वैसे ही कम हो गई हैं, स्ट्रेस रिलेटेड थायराइड आया, कि सर वो वहां पर है। आयुर्वेद इज नॉट एट ऑल अ नुस्खा सिस्टम, इसलिए मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा थायराइड का ये कर लो जी, वो तो बड़ा आसान काम है, वो तो किताबें भरी हुई मिल जाएंगी नुस्खे वाली, पर वो हर एक पे फिट नहीं बैठती। वो पेशेंट टू पेशेंट, प्रकृति टू प्रकृति, एज टू एज वेरी करता है कि उसको क्या हम मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, इस तरह से। जी। किसी ने पूछा है बेस्ट बुक्स फॉर आयुर्वेदा। ये तो मुझे भी नहीं मिली आज तक जी। मेरे ख्याल से ये ऐसे टॉक सुनते रहेंगे ना, तो हर एक का जो एक्सपीरियंस है सबसे बेस्ट बुक वही होता है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। आज से 5,000 साल पहले जब आयुर्वेद उतना, ऋषि मुनियों ने उसको प्री कंसाइज किया, लिखा, और एंड में ये लिख दिया कि ये 32 जो डिजीज हैं, ये हमने 32 एग्जाम्पल दिए, आने वाले टाइम में नए रोग होंगे,
नया जीवन शैली होगी, नए रोग होंगे, उस हिसाब से इसका एग्जाम्पल समझ करके उसको ट्रीट करना है। तो जो बुक्स हैं वो कहाँ हैं, लोगों के एक्सपीरियंस में है, बेस्ट वहां से। जो मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स हैं, वो कॉपी पेस्ट करके छाप देते हैं, छप जाती है, लोग पढ़ भी लेते हैं। तो नेट पे थोड़ा थोड़ा सर्च करते रहे, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ऐसे विजडम के, लोगों के अपने एक्सपीरियंस से निकली हुई बातें। ये है थोड़ा सा भैया जी। आजकल कोरोना के बारे में 2-3 लोग लिख चुके, हाँ, कोरोना को कोरोना की कैसे वही बात हमने बीच में जैसे की थी, इम्यूनिटी की बात की थी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना है, बेसिकली पता क्या है, कोरोना कोरोना इज अ वायरस, सबको पता लग गया। हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जाएगा तो उसको ग्रो करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम क्या है, आमा। मैंने जितने अब लोगों को मिला हूं जिनका कोरोना हुआ, उनमें मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट कहाँ गड़बड़ हुआ, जिनकी बॉडी में आमा था, वहां वो ग्रो कर गया। कोरोना में ना 4 स्टेजेस मानी गई हैं। फर्स्ट 2 स्टेजेस में सिम्टम का पता भी नहीं होता, होता है तो चले जाते हैं। फर्स्ट में तो आपको टेस्ट कराते हैं, लगता है पॉजिटिव है, थोड़े दिन बाद कराते हैं ठीक हो गया, आपको कोई सिम्टम ही नहीं आया, तो आपकी बॉडी में आमा नहीं था, बॉडी ने उसको ग्रो ही नहीं करने दिया, वो अपने आप चले गया। सेकंड स्टेज में खांसी, जुकाम, बुखार, ये जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, सेंसेशन चले जाना, सेंस चले गई, तो ये सारी चीजें उसके हैं, इसमें कुछ भी देना नहीं पड़ता, बॉडी अपने आप उसको ठीक कर लेती है। और तीसरी स्टेज में आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होने लगता है, बिलो 90 जाने लगता है, और फोर्थ में आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहां लंग्स पे पूरा ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। और इसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम उसके पावर सप्लाई काट दें तो वो ग्रो ही ना करे। तो ये इसको करने के लिए क्या करना है, आम की चिकित्सा करनी है। आमा इज द टॉक्सिक पार्ट। आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स हैं तो बहुत जल्दी बैक्टीरिया डेवलप होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आम पाचन करना है, लंघन पे आ जाइए, 3 दिन खिचड़ी पे आ जाइए, गर्म पानी पीते रहिए, और इम्यूनिटी बूस्टर्स में जैसे हमारे श्री श्री मालूम ने शास्त्रीय योग है सिद्धा का, दैट इज कबासुर कुडनीर, उस टाइम लेनी, हर एक के लिए नहीं, वो गर्म बहुत है। अब जैसे अब काढ़ा 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 काढ़ा, इतने लोग आए जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अल्सर्स थे, अल्सर्स एक्टिव हो गए, पाइल्स थी, पाइल्स बढ़ गई, एसिडिटी थी, एसिडिटी बढ़ गई, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, कोरोना से बढ़ना है, काढ़ा पियो। काढ़ा इज नॉट ए नुस्खा सिस्टम है, तो पेशेंट टू पेशेंट देखना है, इसलिए इतना कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। हमें लगता है ये भी खा लें, ये भी खा लें, शक्ति ड्रॉप्स भी ले लें, तुलसी ड्रॉप्स भी ले लेते हैं, कबासुर कुडनीर भी, वो गर्मी इतनी है। जब हो तब कबासुर कुडनीर, गिलोय, इनका कॉम्बिनेशन सब स्टार्ट कर सकते हैं, बात करके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। अगर नहीं है, आप सिंपल शक्ति ड्रॉप्स लेते रहिए, अपनी भोजन को सुपच्य रखिए, ओवर ईटिंग मत करिए, आपका कोरोना से बचाव रहेगा। और जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फॉलो करिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कोरोना के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अग्नि स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप जो भी इम्यूनिटी बूस्टर लें वो आपको इफेक्ट करे, तो फर्क पड़ जाएगा। जी, चलिए डॉक्टर साहब, पूछिए। बहुत-बहुत थैंक यू। मेरे ख्याल से जी काफ़ी हमारा आज का जो समय था, उस जी हिसाब से हो गया है। जी एंड हम आपका नंबर शेयर कर देंगे। बहुत से लोग आपका नंबर पूछ जी। रहे हैं, तो विल सेव और शेयर हाँ ऑन दिस चैट बॉक्स में डाल देंगे। और सभी के लिए हाँ, ये अगर भी वो सूचना है कि बस हमारे ये लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में कि जब भी हाँ, कॉल करना हो 8:30 के बाद करें, उससे पहले मैं उठा नहीं पाता, फिर मैसेज कट करेक्ट। के मैसेज ही आएगा उनको। जी, और अभी बस अब अभी यहाँ से तो फ्री हो तो मैं कॉल पे बिजी हूँ। हमारे आयुर्वेदा के श्री श्री आयुर्वेदा के बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं। श्वेत जी तो है ही। तो जिसके उनसे जी आप कभी भी चेक करवा सकते हैं, कंसल्टेंसी इनसे ले सकते हैं। वो नंबर हम शेयर कर देंगे। और जी सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका स्पेशली दिस इज़ अ बेस्ट सेशन। जी, नाउ थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच सभी का। नाउ अनिल सैनी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? एक बार ज़रा महावीर जी, अनिल सैनी जी कौन है, इनको करो ज़रा। जी अनम्यूट कर लीजिए सैनी जी अपने आप को। हाँ जी सर, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरु। मैं तो पहले बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा मुझे अवसर दिया है ज़ूम मीटिंग में जुड़ने का, और डॉक्टर साहब से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सर क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा गुड़ खट्टेपन में आता है, तो क्या ये डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं गुड़ खाना खाने के बाद? डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोला, तो मैंने कई पेशेंट्स में देखा गुड़ से कोई शुगर नहीं बढ़ती। और मेरे पास जितने पेशेंट्स हैं, मैं आपको जो मैंने अभी जो शेयर किया वो सारा मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड था। जो मैंने पढ़ा उस टाइम पे तो लगता था ये क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, और वो प्रैक्टिकली कहाँ इंप्लीमेंट होती है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पेशेंट्स हैं, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास गई, उसने मुझे 4 फ्रूट्स मना किए, आम नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, खजूर नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना। मैं चारों के चारों खा रही हूँ, मेरी शुगर नॉर्मल है।
सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ सुबह, सारे फ्रूट्स, आम भी खाती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में अंगूर भी खाती हूँ। मेरे शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। 12 बजे मैं ब्रंच करती हूँ, शाम को 7 बजे बिना चपाती के सब्जी लेती हूँ। मेरे उसकी नाड़ी बड़ी अच्छी आ रही थी। स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा टेम्परेरी आता है, तो कई बार वो अलग फैक्टर्स होते हैं जहाँ वो एग्रीवेट करता है। लेकिन अगर डाइट लाइफस्टाइल में देखें तो उससे उसका सिस्टम ठीक चल रहा था। कभी कभी कहते चीट डे भी कर लेती हूँ, तो उससे सिस्टम अपने आप एडजस्ट कर लेता है। कभी कभी मीठा भी खा लेती हूँ, तो वो माइंड में जो स्ट्रेस रहता है कि शुगर बढ़ जाएगी, वो कॉन्सेप्ट निकल गया। तो एक बार करके देखिए। तो मेडिसिन तो चल ही रही है। एक्चुअली क्या है, जब मेडिसिन आती है ना, तो वो बहुत देर के बाद फिर वो क्या करती हैं, वो बॉडी को जाके ना अडेप्ट कर देती है। फिर कोई चीज जाती है बॉडी, फिर उस हिसाब से एडजस्ट करना मुश्किल कर देती है। जब मेडिसिन नहीं है तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए। मेडिसिन को फिर धीरे धीरे टिपर ऑफ करना शुरू करिए। जब लो होने लगेगी वो क्यों बढ़ाएंगे डोज, ये है। बहुत क्रॉनिक हो जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं 10 साल 15 साल से, फिर ये लाइफस्टाइल वाली चेंजेस भी बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करती, थोड़ा टाइम लगता है जी। और महावीर भैया ने जो आपको नंबर भेजा है, दैट इज माय अपॉइंटमेंट नंबर। वो शाम को 7 बजे तक चलता है। 9417121766, ये मेरे असिस्टेंट का नंबर है। वो अपॉइंटमेंट्स के लिए बुक होता है सुबह 10 to 7। आफ्टर 8 अगर मुझसे पर्सनली कुछ पूछना है तो मैं 9216721766 पे अवेलेबल हूँ। तो भैया मेरा पर्सनल नंबर भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आपने 94 वाला शेयर किया है। ओके जी जी भैया जी। तो भैया थोड़ा सा हमको समय का वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम इज जी। ओवर। तो थैंक यू हाँ वेरी जी, मच। जी। लोगों के हालांकि सवाल बहुत है, बट जी। डेफिनेटली हम फिर से कभी करेंगे, और आप कंसल्टेंसी कभी भी ले हाँ जी, सकते हैं। So now over to जी। Vinod ji. Vinod ji, now you can share the details of our next program. So Vinod ji ko thank you Dr. Saab once again. You थैंक यू, can stay with us. धन्यवाद जी। थैंक यू हाँ, you can stay जी। with us, क्योंकि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग ठीक है के टीचर भी है आप। जी। अभी एक पोल फ्लैश हुआ है, उसको डेफिनेटली उस पे आप अपना रिस्पॉन्ड दीजिएगा। हाँ विनोद भैया प्लीज आप ऐड कीजिए। पोल विजिबल है सबको? इज अ पोल विजिबल भैया? जी हाँ, जी विजिबल है जी भैया। नहीं यार, मैं इधर से ऐसे बैठा हूँ। आप सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करें। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पॉपअप हुआ है, हैव यू डन एनी ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स? तो आपने यस या नो में से एक चुनना है, एंड एवरीबॉडी प्लीज डू इट। तो व्हाट ए वंडरफुल सेशन बाय डॉक्टर श्वेत। तो मैं देख रहा था लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे, या मैं सभी स्क्रीन्स देख रहा था, लोगों के जो चेहरे बता रहे थे, एवरीबॉडी एंजॉयड इट एंड एवरीबॉडी वाज फुली बेनिफिटेड। तो अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वात, पित्त और कफ, तीन चीजें मिलकर के इनका जो इम्बैलेंस है वो शरीर में दोष पैदा करता है। तो इनको बैलेंस करने के लिए एक तो आयुर्वेद हेल्प करता है और एक हेल्प करता है मेडिटेशन। तो जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ, हु आर फर्स्ट टाइमर्स, तो उनको मैं बताऊं कि जनवरी में 14, 15, 16, 17 को श्री श्री रविशंकर जी की प्रेजेंस में, जिनको हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, परम पूज्य गुरु जी, वो खुद एक दिन आने वाले हैं ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप। और ये हरियाणा के लिए स्पेशल इवेंट हो रहा है। पार्टिसिपेंट्स कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन जो टीचर्स इसको फैसिलिटेट करने वाले हैं, दे विल बी फ्रॉम हरियाणा। तो जिन लोगों ने इस कोर्स को कर रखा है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, उन्हें भी दोबारा इस कोर्स में एज ए फ्रेशर बैठना चाहिए। और वैसे भी क्या रहता है, गुरुजी के साथ जो भी कोर्स होता है उसमें नोबडी इज ए रिपीटर, एवरीबॉडी इज ट्रीटेड एज ए फ्रेशर। तो हम सब लोग जितने भी यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने पहले कोर्स कर रखा है वो भी दोबारा इसमें बैठे, और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो तो जरूर बैठे। और दूसरी बात ये कि जो लोग नॉन आर्ट ऑफ लिविंग से हैं, इन द सेंस
जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोई भी कोर्स अभी तक नहीं किया, प्लीज गो टू द चैट बॉक्स एंड टाइप योर नेम एंड मोबाइल नंबर। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट है। आपने देखा होगा परसों योगा पर एक वेबिनार था, कल ज्योतिष पर था, आज आयुर्वेद पर है, और ये सीरीज तो यही समाप्त हो जाएगी, लेकिन हम आप लोगों के साथ कुछ और अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे यदि आप चैट बॉक्स में जाकर के अपना नाम और मोबाइल नंबर देंगे। तो ओवर टू भारद्वाज जी। नहीं ठीक है, बस आपने बता दिया तो इसमें बस मैं इतना और जोड़ देता हूँ, जिन्होंने कोर्स कर रखे हैं उनको खाली ये कोर्स खुद ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और जब हम खुद इस चीज का टेस्ट कर चुके हैं तो बाकियों को उससे वंचित ना रखें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों को, हो सकता है आप जिनको कई बार 4 बार बोल चुके होंगे उन्होंने नहीं करा होगा, लेकिन इस बार बोलोगे डेफिनेटली वो करेंगे। तो फिर से एक बार बोलो और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। और जो विनोद जी बोल रहे हैं नंबर डालने के लिए, उसका एक कारण और है। ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग सीरीज भी हम बिफोर दिस कोर्स करने जा रहे हैं, बट वो उन्हीं को मैसेज मिल पाएगा जिनके नंबर हमारे पास होंगे। तो वी आर अगेन मतलब कोऑर्डिनेटिंग फॉर सम मोर सीरीज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। आप सब अपना नंबर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कीजिएगा आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के लिए 14 से 17 के लिए। और सुचिका जी, आप अगर कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं। नहीं भैया, डन, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बता दिया है। एंड बिल्कुल सही है कि आप लोग जितना भी अपने कांटेक्ट नंबर यहाँ लीव करेंगे सभी लोग, तो उतनी ही जल्दी हम आपको कांटेक्ट कर पाएंगे फॉर द नेक्स्ट इवेंट्स। और इस प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट करने के लिए महावीर भैया, महावीर जी एंड हमारे टीम के बहुत से लोगों ने इसको फेसबुक पर और देखने में ये 3 दिन की सीरीज थी, बट इस काम को करने के लिए कितने दिन से ये लगे हुए थे एंड डेली कितना समय इनको लगाना पड़ता था। तो इसमें जो जो लोग थे महावीर जी, उन सबको स्पॉटलाइट कीजिएगा और आप प्लीज उनका नाम भी बताइएगा। यस, हमारे हिडन एंजल्स हैं जो देव जो पीछे छुप के इस कार्य को कर रहे थे। तो शक्ति भैया, रनित प्लीज स्पॉटलाइट शक्ति भैया। उन सब के लिए क्लैप करें हम सब मिलकर, क्लैप करें। कहाँ हैं आप? वेरी शक्ति भैया, शक्ति जी की शक्ति दिखाएं और उनके लिए आप मैसेज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। दे आर वंडरफुल जॉब दे हैव। स्पॉटलाइट योर ओन सेल्फ, रनित। या रनित प्लीज गो अहेड। सो हियर इज रनित। ये हमारे यंग वॉलेंटियर हैं एंड जितना भी ये फेसबुक लाइव और ये सारा ये जितना भी हमारा जूम ये मैनेज कर रहे हैं, तो ही इज द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स एंड सरप्राइजिंगली फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो रितिका, द क्यूट चुलबुली रितिका, रनित स्पॉटलाइट रितिका। ये जो भी हमारा आइडिया है कैसे इसको सारा फ्लैश करेंगे, ये सारा रितिका जी का है। रितिका, कम ऑन। Ranit, you are not able to spotlight her. Yeah. So Ritika, शक्ति भैया को आप देखो, आई थिंक या तो उन्होंने मीटिंग लीव कर दी या शक्ति जी। हाँ, ये हमारे जो आपको जो टाइम पे मैसेज पहुंचे सारे, ये जितने भी पोस्टर्स वगैरह डिजाइन हुए जो आपने देखे अच्छे अच्छे, जहां आप तक संदेश पहुंचा, तो ये सारा हमारे शक्ति भैया का है। और ये हमारे विशु भैया हैं, इधर स्माइल कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा स्पॉटलाइट कर दो जी। इस पूरी टीम को एक साथ लाने वाले ये हमारे विशु भैया हैं एंड ही इज आल्सो आवर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। और फिर हमारे एसटीसीज ब्रह्म प्रकाश भारद्वाज जी है ना, जिन्होंने ये आइडिया दिया। एक बार आपने देख ही लिया, अगेन यू कैन स्पॉटलाइट भैया। हमारे विनोद भैया, ऑलवेज स्माइलिंग, Vinod Bharadwaj ji from Kurukshetra is professor in Kurukshetra University. और भैया भाभी सब both are into, and his son
सब आर्ट ऑफ लिविंग से हैं। ब्रह्म प्रकाश भैया के, भारद्वाज भैया के घर में 5 जने हैं, 5 आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हैं। और फिर हमारे एसटीसी सारे ही ऐसे हैं। सुचिका दीदी, सुचिका बत्रा जी, यस यस, कैन ऐड स्पॉटलाइट। सुचिका दीदी भी हमारी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, और मजे की बात उनके हस्बैंड वो भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं। तो ऐसा ही अपना परिवार है। हमारे सारे एपेक्स बॉडी मेंबर्स। कालिया जी देखो होंगे तो अभी कालिया जी को जरा गिव हिम ए चांस, उन्होंने ही काफी कोऑपरेट किया है इसके लिए। कालिया अंकल आप हो? आरसी कालिया जी, I'll have to find out। फिर हमारे सारे टीचर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे ऑल ओवर हरियाणा, सभी टीचर्स ने, देखो आप सबको तो आप अलग अलग जगह से हम आए हैं, तो हमारे सभी टीचर्स ने इंस्पायर किया, हमें मैसेजेस भेजे ग्रुप में, हमें पता चला तो ही हम आ पाए ना। और उनके साथ जितने भी सारे वॉलंटियर्स हैं, तो पूरा एक ये टीम एफर्ट है। तो दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड। और जैसा भैया ने कहा, कुछ ना कुछ हम लोग प्लान करते रहेंगे इस सीरीज में। आज हमारा अंतिम वो है, बट अगेन वी विल कम बैक। जी कालिया अंकल हैं यहाँ पे? हाँ जी, आ गया जी, आ गया जी, आ गया, आ गया। कालिया जी आपके संदेश के बिना हम कैसे मीटिंग को छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि ये बहुत अपना प्रोग्राम कामयाब रहा है, और मैंने खुद बहुत लोगों को अपना इस प्रोग्राम में लेके आया हूँ। मैंने बहुत लोगों को मैसेज किए हैं। तो मोगाम्बो खुश हुआ? हाँ, बहुत, इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम, और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। अब मेरी सबसे बस एक ही प्रार्थना है कि आप सब टीचर को बोलिए कि ये कोर्स को जो 14 से 17 वाला कोर्स है, सब टीचर अनाउंस करें कोर्स, क्योंकि ये काम शायद अभी नहीं हुआ। तो आप तीनों अपना एसटीसी हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब टीचर को मैसेज करिए कि वो ये वाला कोर्स जो है आप अनाउंस करें, ताकि अपने लोग जो है वो फॉर्म भरना शुरू करें। क्योंकि अभी ना हमारा जो मेन मकसद था ये सारा प्रोग्राम करने का यही है कि हमारा 14 से 17 वाला कोर्स है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, और जो हमारा टारगेट है हमने उससे भी ज्यादा लोगों को लेके आना है।